आपकी पॉलिटिक्स क्या है? अगर बीजेपी आपसे कहती है कि आप पार्टी में आ जाओ, तो क्या वो दरवाजे खुले रहेंगे? रविंद्र भाटी भविष्य के केजरीवाल हैं। सब होता है क्या कि जब आपको टिकट नहीं मिलता आप निर्दलीय खड़े हो जाते हैं? नरेंद्र मोदी के बारे में आपका क्या विचार है? नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। चुनाव आज तक पर हमारा खास सेगमेंट है नेतागिरी। नेतागिरी में आज हमारे साथ वो शख्स है इस स्टूडियो में जिसने कुछ ही दिनों में एक फिनोमेना क्रिएट किया है। बहुत यंग, बहुत युवा नेता रविंद्र भाटी। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनाव आज तक में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि आप जिस तरह से प्रचार में जुटे हुए हैं, जिस तरह से रैली में भीड़ उमड़ रही है, आप उसकी सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं? आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एज ए पत्रकार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भीड़ कहाँ से आ रही है। धन्यवाद आपका। और जो आपने कहा कि वो भीड़ कहाँ से आ रही है, वजह क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वजह है विश्वास, वजह है उनका प्यार। उन्हें भरोसा है कि ये लड़का कुछ ना कुछ हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए करेगा। इस उम्मीद के साथ में वो सब लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाले समय में इसका परिणाम भी आप सभी को देखने को मिलेगा। और रविंद्र जी, आपकी, मैं सीधा सवाल करूँ, आपकी पॉलिटिक्स क्या है? आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे, आप बीजेपी में भी थोड़े दिन रहे, आपकी विचारधारा के स्तर पर आप बीजेपी के करीब रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में आप बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं बार बार। देखिए सर, मैं जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम करना चाह रहा था और काम कर भी रहा हूँ और आने वाले समय में भी बात करूँगा, जनता के हित की बात करूँगा, उनके अधिकारों की बात करूँगा। और जहाँ कहीं पे भी मुझे लगा कि यहाँ पे जनता के लिए कुछ करना चाहिए तो वहाँ पे हमेशा करने का प्रयास जीवन भर। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि विचारधारा के स्तर पर आप बीजेपी के करीब रहे जब आपने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की, लेकिन अब आप बीजेपी के खिलाफ हैं। तो एक सवाल तो यही है कि कल को क्या ये संभव है कि अगर आप जीत जाते हैं, आप लोकसभा में पहुंचते हैं, आप अभी निर्दलीय हैं, आपकी कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी आपसे ये कहती है कि आप हमारे साथ आ जाओ और हम, वो शायद आपको ये प्रलोभन भी दे सकती है या बीजेपी को भी लगे थोड़े दिन बाद कि आपको कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, तो क्या आप उसके लिए तैयार? देखिए, मैं आपको पहले ही स्पष्ट करना चाहूँगा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए। 25 साल के एक युवा को सिर्फ की देवतुल्य जनता ने विधानसभा तक पहुँचा, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और रही बात विचारधारा की, तो वैचारिक रूप से मैं पहले था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। विवेकानंद जी की विचारधारा से हमेशा जुड़ा हुआ रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो हर आदमी को अपने फैसले लेने होते हैं। मैंने जनता के आदेश के अनुसार फैसला लिया है, तो मुझे पूरा भरोसा है जनता पूरा साथ देगी। नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्योंकि आप बीजेपी में गए, विधानसभा चुनाव के वक्त आपको टिकट नहीं मिला, आपको लगा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप चुनाव में गए, निर्दलीय गए और आपने चुनाव जीत के दिखा दिया। लोकसभा में भी आप निर्दलीय उतर गए, मैदान में उतर गए और आपके यहाँ आपकी रैलियों में बहुत अच्छी भीड़ आ रही है, आपको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। लेकिन बात है चुनाव के बाद की, क्योंकि एक नेता के रूप में आपको अपने इलाके में काम भी करना है, तो आपको शायद उस तरह के संसाधन चाहिए जो एक पार्टी के साथ जुड़े होने पर आपको ज्यादा मिल सकते हैं। तो क्या अगर बीजेपी, चूंकि आप विचारधारा के स्तर पर बीजेपी के करीब है, अगर बीजेपी आपसे कहती है कि आप पार्टी में आ जाओ, तो क्या वो दरवाजे खुले रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र की जनता के लिए जो ठीक होगा मैं वो फैसला लूँगा। बाकी सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में है कि भविष्य में क्या होगा, उसकी चर्चा अगर आज हम कर भी लेते हैं तो भी उसका कोई नतीजा नहीं निकलना है। पर मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ मेरी सेवकी और मेरे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की देवतुल्य जनता को कि जो उनके हित के लिए होगा, जो उनके लिए काम करेगा, रविंद्र उनके साथ में हमेशा तत्पर है। यानी आपने ये संकेत दिए कि दरवाजे खुले हो भी सकते हैं, क्योंकि वो चुनाव के बाद आप फैसला करेंगे। आपने ना तो हाँ में जवाब दिया, ना में जवाब दिया। रविंद्र जी, एक पत्रकार से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज़ किया कि रविंद्र भाटी भविष्य के केजरीवाल हैं। वो उन्होंने दूसरे संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केजरीवाल राजनीति में आए और जिस तरह से उन्होंने पार्टी बनाई, तो रविंद्र भाटी को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, हो सकता है चुनाव जीतने के बाद वो उस दिशा में बढ़ जाए। तो क्या इस तरह की भी कोई योजना आपके मन में है? नहीं, फिलहाल कुछ भी नहीं है। अभी और आगे भी देवतुल्य जनता का काम करना, उनके बीच में रह के उनकी सेवा करना, ये मेरा ध्येय है और आने वाले समय में भी उनके बीच में रह के सेवा करूँगा। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, चर्चाएं वगैरह चलती रहती है और चर्चा चलती भी रहनी चाहिए जी। आप अभी जो जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, आपने हालांकि कहा कि लोगों का विश्वास है, लेकिन इस फिनोमेना को आप किस तरह से देख रहे हैं कि एक 26 साल का लड़का जो जिसके परिवार से राजनीति में कोई नहीं था, जो अचानक राजनीति में कूदा, छात्र संघ के जरिए विधानसभा होते हुए अब लोकसभा के मैदान में आ गया है। निर्दलीय उम्मीदवारों का जो भविष्य हमने देखा है, निर्दलीय किसी भी कैंडिडेट को हम बहुत ज़्यादा पहचानते नहीं हैं। अगर हम हाल फिलहाल के जितने नेताओं को देखें कि ऐसा कोई बड़ा नाम निर्दलीय याद नहीं आता। 1952 में ज़रूर ऐसा था कि 42 निर्दलीय पहुंचे थे लोकसभा में, क्योंकि सब कद्दावर शख्सियत थे जो जिनका अपना नाम था। और अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को आप देखें तो सिर्फ 4 निर्दलीय पहुंचे हैं जो किसी पार्टी से निकल आए, अचानक उनके क्षेत्र में उनका बहुत रोल है। तो आपका भी मामला यही है कि आप चूंकि विधानसभा में आप जीते, आपका अपने इलाके में बहुत अच्छा रसूख है या आपने एक विश्वसनीयता बनाई है, लेकिन फिर भी इस फिनोमेना को आप किस तरह से देखते हैं कि आप निर्दलीय मैदान में कूद गए और लोग लगातार आपसे जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, लोगों का प्यार है, विश्वास है, मैंने जैसा आपको पहले बताया। और रही बात दूसरी कि आने वाले चुनाव में स्थितियाँ पूरे तरीके से स्पष्ट भी हो जाएगी। मुझे मेरी जनता पे, मेरे इन लोगों पे, छत्तीसी कौम के लोगों पे पूरा भरोसा है जी। आपके मुद्दे क्या हैं? मतलब अगर आप एज ए निर्दलीय जब उतर गए मैदान में तो आपके मुद्दे क्या हैं? आप किन मुद्दों को जनता के सामने रख रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि 3 या 5 बड़े मुद्दे जिसकी वजह से लोग आपको वोट देंगे। आप युवा हैं, वो तो एक ठीक है, और आपने एक बेसिक विश्वसनीयता हासिल भी की है, लेकिन इसके अलावा चूंकि लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव कहा जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पश्चिमी राजस्थान के उस क्षेत्र से मैं आता हूँ जहाँ पे इंडो पाक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। विशेषकर अगर मैं बाड़मेर और जैसलमेर की बात करूँ तो 60% राजस्थान का इंटरनेशनल बॉर्डर मेरे पार्लियामेंट एरिया को लगते हुए निकलता है, और वो एरिया आज भी पानी के लिए तरस रहा है। सबसे बड़ी चीज़ हमें पानी की ज़रूरत है, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाले समय में जनता मुझे मौका देगी और पानी के लेकर काम भी करेंगे। साथ ही साथ में मैं एक युवा हूँ और तमाम उन युवाओं की समस्या को आसानी से समझ भी सकता हूँ और समझ भी रहा हूँ। उस परिस्थितियों को मैंने नज़दीक से देखा भी है। वहाँ पे कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, बट हमारे युवाओं की बात कोई नहीं करता, उनको रोज़गार देने की बात कोई नहीं करता। आज के समय में हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, पर साहब उसके बदले हमें क्या मिलता है? आपको बताना चाहूँगा कि 2013 की बात है कि एक बार जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने बहुत बड़ा बजट पेश किया। लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा कि साहब ये आपने बड़ा पेश तो किया है, ये पैसा कहाँ से आएगा? तो उन्होंने कहा कि साहब पैसा बाड़मेर देगा। अब सोचो कि इतना पैसा, इतना रेवेन्यू जनरेट करने वाला डिस्ट्रिक्ट आज की डेट में छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहा है, मोहताज हो रहा है। आखिर जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी चीज़ कि इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज है पर हमारे युवाओं की कोई बात नहीं करता। अगर बढ़ रहा है वहाँ पे तो क्राइम बढ़ रहा है, चीज़ें खराब हो रही है, बद से बदतर स्थिति हो रही है, मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। हज़ारों करोड़ों रुपए हम स्टेट को और सेंटर को दे रहे हैं, पर हमारे लोगों को बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में उनके हक और अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा, और साथ ही साथ में तमाम वो चीज़ें जो अभी तक नहीं मिली वो मैं दिलवाऊंगा। तो रविंद्र जी, आपने बोला कि युवाओं की जो समस्याएं उनको आप रखेंगे, लेकिन एक बड़ा मन में एक अलग तरह का सवाल आ रहा है। आपको गुस्सा बहुत आता है क्या कि जब आपको टिकट नहीं मिलता आप निर्दलीय खड़े हो जाते हैं? देखो साहब, मेरे एक पंडित जी ने मुझे कहा था कि तुझे हमेशा संघर्ष ही करना पड़ेगा। ये गुस्सा नहीं है, एक संघर्ष है, और जनता का साथ और सहयोग है, उन पे विश्वास है, जनता का मुझ पे और मुझे मेरा जनता पे, कि साहब हम मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव निकालेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीतिक जीवन में कई सारी उठापटक चलती है, उतार चढ़ाव आते हैं, तो जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव हैं, पर मुझे मेरी इस देवतुल्य जनता पे, छत्तीसी कौम के लोगों पे भरोसा है। तो आपको किसी ज्योतिषी ने और भी भविष्य बताया क्या कि लोकसभा चुनाव का नतीजा और उसके बाद का? बिल्कुल बढ़िया रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये आप भविष्यवाणी अपने आप कर रहे हैं कि? मैं अपने आप नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है, वो शब्द मैं आपके सामने उपयोग में ले रहा हूँ, पर मुझे भरोसा है मेरी जनता पे, छत्तीसी कौम के लोगों पे, कि वो सेवा करने के लिए अपने बेटे रविंद्र को एक मौका जरूर देंगे। तो लोकसभा में आपको ये भविष्यवाणी आपके ज्योतिषी ने बता दी है कि आप जीतने जा रहे हैं, लेकिन रविंद्र जी, मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है? अब ये कहा जा रहा है कि मोदी जी वहाँ पर प्रचार करने जाने वाले हैं बाड़मेर में, और बाड़मेर की रैली जो है वो कहीं ना कहीं आपका खेल बिगाड़ेगी, इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। आपका क्या इस पर टिक? चलिए, वो जो भी कहे कि किसका खेल बिगड़े किसका बने, वो अलग बात है। मोदी जी पधार रहे हैं, उनका स्वागत है। साथ ही साथ में मैं ये जनता भी पूछती है, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, वो कहते हैं कि साहब पिछले हमारे जो उम्मीदवार थे
उन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी भले काम कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं, पर कम से कम उम्मीदवारों को सुख दुख में साथ में खड़ा तो रहना चाहिए। हाँ, हमें पता है कि साहब आप काम करवाने की स्थिति में नहीं है, पर जनता के बीच में जाके उनके सुख दुख को सुनना ये आपका धर्म है, ये राज का धर्म है, पर आपने वो निभाया नहीं। तभी जनता ने, छत्तीस कौम के लोगों ने विश्वास के साथ में मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे कहा है कि तू खड़ा हो, आगे आ, हम सब मजबूती से काम करें। पर नरेंद्र मोदी के बारे में आपका क्या विचार है? नरेंद्र मोदी को अगर आप प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि आप उस पार्टी में भी रहे, ये अलग बात है कि आपने उस पार्टी का साथ बहुत जल्दी छोड़ दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी को आप कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं और किस तरह का लोगों को साथ, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप गए बीजेपी में तो आपको छटक दिया। सब राजनीति में कई सारे उठापटक होते हैं, हो सकता है कि जैसे पंडित जी ने कहा था कि स्ट्रगल ही है, तो मेरे हिस्से में स्ट्रगल आया, तो बढ़िया है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, शुभकामनाएं उन्हें। पर मेरे क्षेत्र को लेके अभी तक कोई विशेष ऐसी कोई योजना आई नहीं। हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के लिए कई सारी नई योजनाएं आएगी, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए कई सारे काम होंगे जी। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमेशा हमें नज़रअंदाज किया गया। एक सवाल और मेरे जहन में भी आ रहा है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं बाड़मेर लोकसभा का, लेकिन आप कभी चेन्नई में दिख रहे हैं, कभी हैदराबाद में दिख रहे हैं, कभी आप गुजरात में दिख रहे हैं, कभी पुणे की रैली हम लोगों ने देखी। तो ये माजरा क्या है कि आप वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? पैसे जुटाने जा रहे हैं? वहाँ किस तरह का समर्थन जुटाने जा रहे हैं? ये खेल क्या है? देखिए साहब, अगर वहाँ पे पैसे होते तो सब नेता पहले वहाँ ही घूम आते, है ना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो प्रवासी भाई हैं जो अपने क्षेत्र से हज़ारों किलोमीटर दूर रह के अपना व्यापार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि उनका आज भी अपने गांव की तरफ जुड़ाव है, एक रिश्ता है। वो हर मौके परिस्थिति में गांव से जुड़ाव रखते भी हैं। तो मैं उन सभी मेरे बड़े भाइयों से निवेदन करने गया था, अपील करने गया था कि इस संघर्ष के दौर में आप सब आशीर्वाद रखें। आपका एक छोटा भाई इस रणभूमि में है और इसको आपका साथ चाहिए। तो मैं उन सभी से समर्थन की अपील करने गया था, और उन्होंने जिस संख्या में उपस्थिति दर्ज करवा के मुझे समर्थन दिया है, मैं बता नहीं सकता कि धन्यवाद क्या दूँ, शब्द नहीं है। वो तो हमने भी देखा कि रैलियों में जिस तरह वहाँ पर चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, और यही बात हम लोगों को चौंका रही है। दरअसल इसी का विश्लेषण करने की कोशिश हो रही है कि भाई ये चक्कर क्या है। एक निर्दलीय कैंडिडेट वहाँ जाता है, वहाँ अपनी बात रख रहा है और लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, तो वहाँ आपने उन लोगों को कुछ आश्वासन दिया? क्या आपकी उनसे बात हुई? जो रैली से इतर लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी, तो आपने क्या, आपका संवाद हुआ वहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि वो लोग अपने क्षेत्र को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ कहीं पे भी क्षेत्र में, गांव में कोई ज़रूरत रहती है, तो सबसे पहले हमारे प्रवासी भाई मजबूती से आगे रहते हैं। चाहे स्कूल बनानी हो, चाहे कोई मंदिर बनाना हो, चाहे कोई क्षेत्र के विकास की बात हो, तो हर जगह प्रवासी बंधुओं का बड़ा सहयोग रहता है। साथ ही साथ वो सहयोग तो करते हैं, पर हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो उनका सहयोग नहीं करते। आज के समय में 1000-2000 किलोमीटर दूर अलग राज्य में वो अपना व्यापार कर रहे हैं, पर राजनीतिक रूप से किसी भी तरीके का संरक्षण उन्हें नहीं मिल पाता, उन्हें वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू कोई कोऑपरेशन नहीं मिल पाता। मैंने उनको इस चीज़ का भरोसा दिलाया है कि आपके लिए आपका भाई हमेशा खड़ा रहेगा, मजबूती से खड़ा रहेगा, आपको किसी भी समस्या में नहीं पड़ने दूंगा, आपके लिए हमेशा चट्टान की तरह मजबूत होगा। ओके। अच्छा रविंद्र जी, कुछ पर्सनल सवाल कि आपके परिवार में किसी व्यक्ति का राजनीति में रुझान नहीं रहा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपके पिताजी शिक्षक हैं, तो आपका राजनीति में किस तरह से दिलचस्पी होगी? कॉलेज में जाते ही आपको लगा कि राजनीति में जुटना है, छात्र संघ का चुनाव लड़ा आपने, क्या वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जहाँ से आप राजनीति में कूदे? सब युवाओं का आदेश था, सब जो साथी थे उन सभी का कहना था कि आगे आगे चुनाव लड़ो। छात्र संघ का चुनाव अपने आप में, जोधपुर विश्वविद्यालय का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, और उस चुनाव के अंदर जब मैं उतरा सभी के साथ और सहयोग की बदौलत, तो कई सारी उठापटक रही, और जिसके कारण टिकट नहीं मिल पाया। सब साथियों ने कहा कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, और 57 साल के इतिहास में एक निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में मुझे पहचान मिली। राजनीतिक रूप से मुझे पहली सीडी मेरे विश्वविद्यालय में मिली, और मेरे उन तमाम साथियों की वजह से मिली जिनका साथ और सहयोग आज भी है। उसके बाद में विधानसभा का चुनाव रहा, 3 साल छात्र संघ का कार्यकाल निकला। 3 साल के अंदर कई सारे उठापटक, कई सारे
ऐसी चीज़ें हुई, कई बार जेल भी गए, कई बार मुकदमे भी हुए। छात्र राजनीति का एक अपना अलग ही, मैं कह सकता हूँ, आनंद है। बड़ा वो रहता है कि यूथ आपके साथ में रहती है और तमाम तो चीज़ें। अभी तो यूथ तो रहती क्या, यूथ आप खुद हैं और यूथ आपके साथ अभी भी है। हाँ, वो ठीक है, पर जो मूवमेंट्स जो होते हैं जी। वो युवाओं को लेके होते हैं। कोई मूवमेंट अगर आपने जिक्र करिए, जैसे ऐसा कोई किस्सा, कोई ऐसा प्रसंग आपको याद आ रहा है जो आपको लगता हो कि बड़ा डिटरमाइनिंग था, बहुत ही अलग तरह का था, जिसने आपको, और शायद मतलब एक तो होता है छात्र संघ के चुनाव में बहुत सारे लोग, जैसे हम तो डीयू का देखते हैं, बहुत सारे लोग डीयू का चुनाव लड़ते हैं और फिर बाद में कुछ जो युवा नेता होते हैं वो दूसरी फील्ड पकड़ लेते हैं, क्योंकि हो गया चुनाव, हो गया अपना विश्वविद्यालय का, लेकिन आपने बहुत तेजी से कदम बढ़ाए। लेकिन जो मैं जानना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा किस्सा, ऐसा कोई प्रसंग जो छात्र राजनीति का हो, जो बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड का टाइम था। कोविड के समय मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था। कई सारे युवा आए मेरे पास कि साहब, फीस के लिए हम कैपेबल नहीं है, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम फीस जमा करवा पाए, कुछ मदद अगर हो जाए। मैंने ये सोचा कि साहब क्यों ना यूनिवर्सिटी को ये कहा जाए कि जिन संसाधनों का उपयोग नहीं हुआ है, जैसे लाइब्रेरीज हैं, पार्किंग्स हैं, अननेसेसरी जिन चीज़ों का वो जो एक ऐड करते हैं, कि कम से कम आप उन चीज़ों को माफ़ करें, रिलीफ दें उन स्टूडेंट्स को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो मैं ये मूवमेंट लेके वहाँ गया, ये मांग लेके गया, तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपने गलत किया है। नहीं, मतलब किस बात के लिए सस्पेंड कर दिया कि आप मांग रखी इसके लिए? हाँ, मुझे कहा, मैं जब वहाँ, जब ये हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ पे तमाम लोग थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात से सहमत है, आपकी मांग एकदम जायज़ है, हम पन्ने पे लिख के दे रहे हैं, आप नीचे, मैंने कहा नीचे सिग्नेचर करके मुझे दे दीजिए। उन्होंने सिग्नेचर करके मुझे दे दिया कि बिल्कुल आपकी मांग सही है। मैं लेके वापस आ गया। अगले दिन मुझे पता चला कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मैंने कहा कि साहब, अगर मैं सही था तो आप मुझे लिख के क्यों देते? मैं गलत था तो मुझे आप लिख के क्यों देते? मैं तो सही था, मेरी बात तो सही थी, तो आपने सस्पेंड क्यों किया? तो हमने तो अब कर दिया। ये कोई बात नहीं होती। मेरी युवाओं की आवाज़ को आप दबा रहे हो और फिर मैं आज, ठीक है, मैंने कहा आप लाल बत्ती अपने पास रखो, मुझे ज़रूरत नहीं है। इन युवाओं की बात है, इसको सदन तक ले जाऊंगा। हम सभी ने मिलके पूरे स्टेट के अंदर छात्र क्रांति की, हम सब ने एकजुट होकर 13 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया, बिना किसी बैनर के। 13 सितंबर 2020 जी, 2021 अच्छा। और मूवमेंट किया, और तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, पॉलिटिकल लोग थे, हायर एजुकेशन मिनिस्टर्स थे, उन सभी से हमने हमारी बात मनवा ली। तो अब आपके बारे में जितने भी आर्टिकल्स छपते हैं ना, उसमें एक बड़ा कॉमन टर्म है कि 26 साल का युवा। तो अब आपकी एज क्या है और उस वक्त कितनी एज थी? 30 जनवरी 1998 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ओके, तो 26 यानी जो चल रहा है वो ठीक है। 21 साढ़े 21 तो उस वक्त आपने सरकार को झुका दिया और शायद वही आपको एक आदत लग गई कि आपके साथ बड़ी संख्या में युवा हैं जो आपको विधानसभा चुनाव में भी मदद कर सकते हैं। शायद यही हौसला रहा होगा साहब। सरकार को झुकाने वाले भी वो युवा थे, मैं तो एक चेहरा था। बाकी उन युवाओं का जोश और जुनून था, उनका साथ था, उनका सहयोग था, एक मुझ पे विश्वास था, जिसकी बदौलत ये हो पाया। अमूमन सरकारें बात मानती कम है। मैं साथ ही साथ एक जिक्र और भी करूँगा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी का एक हमारा ज़मीन का जो प्रकरण था, 7 दिन तक वो मूवमेंट चला। 2-3 बार हम पे लाठीचार्ज हुई, 3-3, 4-4 मुकदमे दर्ज हुए, अलग अलग थानों में गए। लास्ट में 7वें दिन हमारी मांगें सारी मान ली गई, वो 1200 करोड़ की ज़मीन को छोड़ दिया गया। एक मूवमेंट और था, जिस मूवमेंट के अंदर हमने पेंशनर के लिए, हमारे जो भी पेंशनर थे जोधपुर यूनिवर्सिटी के, वो हर बार मूवमेंट करते थे। पेंशनर की तनख्वाह की पेंशन कितनी होती है? 7,000, 8,000 4th ग्रेड के जो है। और वो जब पेंशन मांगने जाते थे तो उनको वहाँ पे पुलिस द्वारा खदेड़ दिया जाता था या सिस्टम को कभी कोऑपरेट नहीं करता था। तो उनके लिए हमने एक मूवमेंट किया। तो उस मूवमेंट के अंदर हमें गिरफ्तार कर लिया गया और जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ पे पेंशनर जितने भी नेता थे उनसे हमने पूछा कि साहब अब आगे क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि हम जेल जाएंगे। हमारी मांगों को अगर नहीं माना तो फिर मन में विचार आया कि आप इस उम्र में 70-75 साल की उम्र में अगर आप जेल जाते हो और मैं जमानत करके घर जाऊँगा तो मुझे नींद कैसे आएगी? मैं भी आपके साथ जेल चलूँगा और आपकी मांगों को यहाँ तक उठाया तो आगे भी उठाऊँगा। तो हम जेल गए। पहले दिन जेल में रहे तो समझ में आ गया कि अब जेल में बैठे रहने से तो ये मांगे मानेंगे नहीं। हमारे जैसे खूब सारे लोग बैठे हैं और बैठे रहेंगे। हम वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पर बैठे, हमने भूख हड़ताल की।
7 दिन तक भूख हड़ताल की, तो 7वें दिन कलेक्टर साहब ने आके तमाम जितनी भी पेंशन थी सारी दे दी और उन सभी बुजुर्गों की बात को मान लिया गया। तो ऐसे कई सारे मूवमेंट थे जो छात्र राजनीति के समय हुए और कई सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। जी, ये तो आपने छात्र राजनीति का पूरा प्रसंग बता दिया। आप युवाओं का चूंकि आपने जिक्र किया कि किस तरह से युवाओं के सहारे वो आंदोलन परवान चढ़े। जब युवाओं की राजनीति की बात होती है तो भारतीय राजनीति में एक नाम युवा के नाम पे लिया जाता है, राहुल गांधी का। राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार हैं कि राहुल गांधी को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब आपने बीजेपी छोड़ी तो क्या आपके सामने किसी ने ये सलाह भी दी कि आप कांग्रेस में जाओ या आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनो हाल के दौर में? मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि युवा की डेफिनेशन क्या है? नहीं, मैं आपको पूछना चाहूँगा ना, आप इतना पूछ रहे हैं तो मेरा तो एक सवाल तो मेरा भी बनता है, युवा की डेफिनेशन क्या है? युवा आप किसे मानते हैं? नहीं, मैं तो 25-26 साल के आप मुझे युवा मानते हैं? बिल्कुल 25-26 तक युवा। तो फिर बाकी सबको आप युवा कैसे कह सकते हैं? मैं ये समझ नहीं पा रहा। चलिए रविंद्र भाटी जी, आपसे अब कुछ 2-3 और सवाल, क्योंकि राजनीति के मुद्दे तो आपने लगभग हर सवाल का जवाब दे दिया। तो रविंद्र भाटी जब राजनीति नहीं करते तो क्या करते हैं? वकालत करते हैं। वकालत करते हैं, बिल्कुल। 2013 से 19 तक मैंने लॉ की, 5 ईयर लॉ, BA LLB जो प्रोफेशनल कोर्स है हमारी यूनिवर्सिटी का, वो हमने कंप्लीट किया। वकालत करते, बढ़िया कोर्ट में बैठते। वाह, ये तो अच्छा। तो कोई मुकदमे का भी अच्छा अनुभव रहा? कुछ अच्छा मुकदमा लड़ाओ, जैसे आपने छात्र राजनीति में तो कई सारे केस निपटाए। छात्र राजनीति में मुझ पे कई केसेज लगे पर 1-2 मुकदमों में पैरवी करने का प्रयास किया, पर ठीक है, वो समय रहते सुलझ गए तो विशेष नहीं रहा। अच्छा, फिल्में देखने का शौक है? कभी कभार होली दिवाली, पर अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी तो खैर संभव ही नहीं है। लेकिन एक युवा नेता जो राजनीति में आया छात्र राजनीति के जरिए, तो वो किस तरह का उसका एक हम लोगों के दिमाग में परसेप्शन है राजनेताओं का कि सफ़ेद कुर्ता पजामा और अपने अंगोछा डाल लिया और उसके बाद वो उसी तरह से उसकी ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया है। हालांकि आप जीन्स में, ये अच्छी बात है लेकिन शौक क्या क्या है रविंद्र भाटी के? सबसे बढ़िया शौक तो है सोना, नींद लेना। तो ये तो आपका शौक अब रहेगा नहीं? अभी नहीं मिल पा रही इसलिए मेरा शौक नहीं, अगर आप सांसद बन भी गए तब भी ये शौक आपको कुर्बान करना पड़ेगा। कुर्बान कर ही रहे और आगे भी करेंगे। इस जनता पे 100 शौक कुर्बान है। जी। लेकिन इसके अलावा, सोने के अलावा, सोना एक अच्छा लगता है, इसके अलावा आप देखो, मारवाड़ के लोग हैं जी, खाना बहुत पसंद है। तो क्या खाना पसंद है? और आप जो भी प्यार से घर से ले आएंगे हम खा लेंगे बैठ के। नहीं, राजस्थानी खाने का तो अपना स्वाद है। जी। रविंद्र भाटी की महत्वाकांक्षा क्या है? लोकसभा चुनाव तो रिजल्ट आ जाएगा 4 जून को। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप जीतेंगे। आपने ये कहा भी कि 101% लोगों का समर्थन इस तरह का है कि आप जीतेंगे। लेकिन तो अब इसके बाद क्या महत्वाकांक्षा क्या है? जनता के लिए काम करना, और ऐसा काम कि जब मैं 40-50 साल की उम्र में रहूं तो आज की जो मेरी युवा पीढ़ी है वो कभी भी मिले तो कहे कि वाकई उस समय ये आया था और ये हमारे लिए करके गया। इसकी बदौलत ये एक बदलाव आ पाया। तो एक परिवर्तन करना चाह रहा हूँ, बदलाव लाना चाह रहा हूँ, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ जी। लेकिन आखिरी सवाल रविंद्र जी, कि क्या ये परिवर्तन निर्दलीय, बिना किसी दल के सपोर्ट के संभव है? बिल्कुल संभव है। पक्ष और विपक्ष एक हद तक बात रख सकते हैं, उसके बाद में नहीं। कभी किसी पार्टी का दबाव आ जाता है तो कभी किसी व्यक्ति का दबाव आ जाता है, किसी संस्था का दबाव आ जाता है, पर इंडिपेंडेंट वो है जो खुल के बात कर सकता है। अगर पक्ष सही बात कर रहा है तो पक्ष के साथ में रह सकते हैं, सहमति जता सकते हैं, और विपक्ष अगर कहीं सही बात कर रहा है तो उसके साथ भी रह सकते हैं। तो पक्ष और विपक्ष को साध के चलने वाले निर्दलीय होते हैं, और सदन में भी निर्दलीय की भूमिका हमेशा अहम रही है, आज से और हमेशा से रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि तमाम वो बातें जो मैं अभी कर रहा हूँ मजबूती से सदन में भी उठाऊंगा, और साथ ही साथ में मेरे उन लोगों के लिए मैं काम भी करूँगा। चलिए, चुनाव आज तक के मंच पर आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बात की, अगर बाड़मेर की जनता से आपको, चूंकि हमारा वीडियो जाएगा, हम वहाँ भी भेजेंगे, कुछ कहना हो तो आप अवश्य कहिए। बिल्कुल, हूँ हमारी बाड़मेर जनता अमूमन हूँ राजस्थानी में बात कर रहा हूँ। हमारे वहाँ तमाम पिता तुल्य बुजुर्ग मीना, युवा साथी मीना, और विशेषकर हमारी मातृशक्ति मीना जो तपे तावड़े रे मीना, छोटे भाई ना टाबर ना आशीर्वाद देने वास्ते पता रहे, वो सब निवेदन करनी चाहूँ। आने वाली 26 तारीख का चुनाव है और आप छोटे भाई प्रयास करे पड़े, मीना आप सब साथ और सहयोग रही और आशीर्वाद की जरूरत है। मेरा पूरा भरोसा है आप सब आशीर्वाद रखो, वो विश्वास रहे पेड़ों का कि आज जो आप अपना भरोसा जताओ ईर मात्र पूरे तरीके में खरो था भाई रविंद्र उतर से। जय हिंद, जय भारत।
रविंद्र जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपको, और हम चाहेंगे कि चुनाव जीतने के बाद भी आप उनको इंटरव्यू दें। धन्यवाद। थैंक यू।